हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग। जैसे कि आप सभी जानते हैं, यह समाजशास्त्र से संबंधित क्लास है और समाजशास्त्र से संबंधित कोई भी एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। और जो बच्चे पीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए स्पेशल क्लास है, चाहे वो बिहार पीजीटी हो, यूपी पीजीटी हो या फिर DSSP पीजीटी हो। और समाजशास्त्र से संबंधित किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। और इसके पहले वाली वीडियो देखना चाहते हैं, प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो मिल जाएगी। और जो बच्चे इस चैनल पर नहीं हुए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए। आई होप यह क्लास ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए देर न करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहले क्वेश्चन है, 1873 में स्थापित सत्यशोधक समाज का उद्देश्य क्या था। क्वेश्चन क्या है, 1873 में स्थापित सत्यशोधक समाज का उद्देश्य क्या था। ऑप्शन है सारी जातियों को साथ साथ लाना, और बी है सत्य में अवस्थित निराकार पूजा वाली तर्क आधारित आस्था का सृजन करना, और सी अंग्रेजी शासन से लड़ना, और डी महिला अधिकारों के लिए लड़ना। चारों ऑप्शन अच्छे से पढ़िए फिर आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, सत्य में अवस्थित निराकार पूजा वाली तर्क आधारित आस्था का सृजन करना। ज्योतिबा फुले ने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की और फुले सांस्कृतिक हिंदूवाद के विरुद्ध थे। यथार्थ में यह ब्राह्मण विरोधी आंदोलन था तथा यह एक प्रकार की सांस्कृतिक क्रांति थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन भी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने एकात्मकता की दिशा और विसंगत की दिशा को सामाजिक आंदोलन के दो प्रकारों के रूप में उल्लेखित किया है। ऑप्शन ए रजनी कोठारी, आंद्रे मेते, कैथरीन गफ, योगेंद्र सिंह। अच्छे से पढ़ के आंसर बताइए। किसने एकात्मकता की दिशा और विसंगत की दिशा को सामाजिक आंदोलन के दो प्रकारों में उल्लेख किया है। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, योगेंद्र सिंह ने। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक आंदोलन का अनिवार्य लक्षण नहीं है। ऑप्शन है सामूहिक लामबंदी, क्रांति, विचारधारा परिवर्तन की ओर दिशा। सामाजिक आंदोलन का अनिवार्य लक्षण नहीं है, इसमें राइट होगा ऑप्शन बी, क्रांति। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस जनजाति ने झारखंड आंदोलन चलाया। ऑप्शन है भील, बोडो, संथाल, बिरहोर। सही आंसर बताइए। झारखंड आंदोलन किस जनजाति ने चलाया। राइट होगा ऑप्शन सी, संथाल। संथाल जनजाति ने झारखंड आंदोलन चलाया। यह विद्रोह 1855-56 तक एक उग्र जन विद्रोह के रूप में सामने आया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषक आंदोलन था। कौन सा एक कृषक आंदोलन था। खिलाफत आंदोलन, महिला मुक्ति आंदोलन, तेलंगाना आंदोलन, झारखंड आंदोलन। आंसर बताइए, कौन सा एक कृषक आंदोलन था। राइट होगा ऑप्शन सी, तेलंगाना आंदोलन। तेलंगाना आंदोलन एक कृषक आंदोलन था जो वर्ष 1946 के मध्य से शुरू होकर 5 वर्षों से अधिक चला और अक्टूबर 1951 में समाप्त हो गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने अस्तरण के लिए ऐसी धारणा विकसित की जिसमें अस्तरण के सांस्थानिक लाभ तथा सामाजिक असमानताओं में अंतर्भूत द्वंद्व दोनों सम्मिलित है। ऑप्शन है रॉल्फ डेरेनडॉर्फ, और बी है टालकट पार्सन्स, और सी है मैक्स वेबर, और डी है हर्बर्ट स्पेंसर। अच्छे से पढ़िए फिर आंसर बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रॉल्फ डेरेनडॉर्फ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने कहा कि सारी संस्कृतियां वसंत, ग्रीष्म, पतझड़, शरद के समान नियमित क्रमिक चरणों से गुजरती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन है अर्नोल्ड टाइनबी, और बी ओसवाल्ड स्पेंगलर, और सी F.H. चैपिन, और डी A.L. क्रोबर। आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, ओसवाल्ड स्पेंगलर ने। बी करेक्ट होगा। किसका कहना है, ओसवाल्ड स्पेंगलर का। इम्पॉर्टेंट है।
नेक्स्ट है हिंदू जीवन दर्शन के अनुसार 4 युग होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा इन युगों का सही क्रम बताया है? ऑप्शन ए सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग, और बी ए कलयुग द्वापर सतयुग त्रेता, और सी ए सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, और डी ए त्रेता द्वापर सतयुग कलयुग। आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन सी, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। हिंदू जीवन दर्शन के 4 युगों का सही क्रम कौन सा है? सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। सी राइट होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन परिस्थिति के संदर्भ में सही नहीं है? ऑप्शन है कोटिक्रम पद को परिस्थिति कहते हैं, और बी सामान्य संस्थापक प्रणाली में पद को परिस्थिति कहते हैं, और सी है समूह के द्वारा व्यक्ति की योग्यता के अनुमान को परिस्थिति कहते हैं, और डी व्यक्ति की सांस्कृतिक विशेषता को परिस्थिति कहते हैं। सही आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, व्यक्ति की सांस्कृतिक विशेषता को परिस्थिति कहते हैं। यह सही नहीं है, परिस्थिति के संदर्भ में सही नहीं है। नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तन के निम्नलिखित में से किस विन्यास से भारत में संस्कृतिकरण की प्रक्रिया की तुलना की जा सकती है? ऑप्शन ए प्रतिमानहीनता, और बी है समस्तरीय गतिशीलता, और सी उद्विकासात्मक प्रक्रिया, और डी संदर्भ समूह मॉडल। इसमें राइट आंसर क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन डी संदर्भ समूह मॉडल। भारत में संस्कृतिकरण की प्रक्रिया की तुलना संदर्भ समूह मॉडल से की जा सकती है, क्योंकि यहाँ की संस्कृतिकरण की प्रक्रिया पाश्चात्य संस्कृति से तुलनात्मक रूप से प्रभावित तथा प्रेरित मानी जाती है। डी राइट होगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही रूप से सुमेलित नहीं किया जाता है? कौन सा युग्म सही रूप से सुमेलित नहीं किया गया है? ऑप्शन है सी एच कूले प्राथमिक समूह, टालकट पार्सन्स प्रत्यक्षवाद, आर्किवर्टन संदर्भ समूह, और डी समनर अंतर समूह बहिर्समूह। जो सुमेलित नहीं है, राइट होगा ऑप्शन बी टालकट पार्सन्स प्रत्यक्षवाद। यह जो है सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है परिवार को प्राथमिक समूह की श्रेणी में रखा जाता है। परिवार को समूह की तरह दर्शाने के लिए समाजशास्त्रियों द्वारा किन अन्य शब्दों का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है जनिक स्वाभाविक अंतरसमूह समरसता, और बी है जननिक ऐच्छिक अंतःसमूह संघ, सी है जननिक स्वाभाविक बहिर्समूह संस्था, और डी है स्वाभाविक संस्थात्मक समरसता संघ। चारों ऑप्शन अच्छे से पढ़िए फिर आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन ए जनिक स्वाभाविक अंतरसमूह समरसता। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टालकट पार्सन्स के प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य के अनुसार सारे समाज निम्नलिखित प्रकार्यात्मक समस्याओं को हल करते हैं। ऑप्शन क्या है? विन्यास अनुरक्षण, लक्ष्य प्राप्ति, अनुकूलन, समाकलन। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? कूट देख के बताइए। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, विन्यास अनुरक्षण, लक्ष्य प्राप्ति, अनुकूलन फिर समाकलन। पार्सन्स ने केंद्रीय मूल्य प्रतिमानों को एक सामान्य वर्गीकरण प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण से 4 भागों में बांटा है: विन्यास अनुरक्षण, लक्ष्य प्राप्त, अनुकूलन, समाकलन। इम्पॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है ऐसी स्थिति जिसमें लोग अपने सांस्कृतिक मूल्यों को सार्वभौमिक रूप से वैध मानते हैं और अन्य सभी संस्कृति की तुलना में उन्हें श्रेष्ठ मानते हैं, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सांस्कृतिक अंतर्लयन, और बी ए समंजन, सी ए निर्जात केंद्रवाद, और डी ए सांस्कृतिक उभयभाविता। आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन सी निर्जात केंद्रवाद। सी करेक्ट होगा। सर्वप्रथम समनर ने निजात केंद्रवाद शब्द का प्रयोग किया, याद रखिएगा। किसने? समनर ने
निजात केंद्रवाद शब्द का प्रयोग किया सर्वप्रथम? नेक्स्ट है, सांस्कृतिक सापेक्षवाद का क्या अर्थ है? ऑप्शन है, हमारे मानने हेतु कोई सार्वभौमिक सांस्कृतिक प्रतिमान नहीं है, और बी है हर एक की सामाजिक संस्थाओं के प्रति दृष्टि अपने सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य से ही तय होती है, और सी है सांस्कृतिक विशेषताओं के प्रकार तथा अर्थ उनके सामाजिक विन्यास के अनुसार होते हैं, और डी है यह विश्वास कि अपनी संस्कृति अन्य की संस्कृति से श्रेष्ठ है। पूछा गया सांस्कृतिक सापेक्षवाद का अर्थ क्या है? ऑप्शन को अच्छे से पढ़िए फिर आंसर दीजिए। इसमें राइट क्या होगा? ऑप्शन सी, सांस्कृतिक विशेषताओं के प्रकार तथा अर्थ उनके सामाजिक विन्यास के अनुसार होते हैं। उनके सामाजिक विन्यास के अनुसार होते हैं। नेक्स्ट है, एक समाज से दूसरे समाज में सांस्कृतिक विशेषताओं के फैलने को सामान्यतः क्या कहते हैं? ऑप्शन है संक्रमण, प्रसरण, संस्कृतिकरण, विभेदीकरण। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, प्रसरण, जिसे डिफ्यूजन कहते हैं। प्रसरण या प्रसार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने संस्कृत की वैचारिक और अनुभूतिपरक श्रेणियों में भेद को सामने रखा है? किसने संस्कृत के वैचारिक और अनुभूतिपरक श्रेणियों में भेद को सामने रखा? सोरोकिन, सिगमंड फ्रायड, क्रोबर, स्पेंगलर। आंसर बताइए। इसमें सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, सोरोकिन। ए करेक्ट होगा। सोरोकिन ने 3 प्रकार की संस्कृतियों का उल्लेख किया है। कौन कौन सी? चेतनात्मक संस्कृत, भावात्मक संस्कृत और आदर्शात्मक संस्कृत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, लेविस एच मॉर्गन के अनुसार मानव समाज के विकास में सभ्यता को कौन से तत्व पहले आने वाले चरणों से भिन्न कर देते हैं? ऑप्शन है तकनीकी आविष्कार, वैज्ञानिक आविष्कार, लौह अयस्क को गलाना, और डी वर्णमाला, स्वर विज्ञान एवं लेखन का आविष्कार। अच्छे से पढ़िए फिर आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन डी, वर्णमाला, स्वर विज्ञान एवं लेखन का आविष्कार। मॉर्गन के अनुसार वर्णमाला, स्वर विज्ञान एवं लेखन का आविष्कार मानव समाज के विकास में सभ्यता को पहले आने वाले चरणों से भिन्न कर देते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पर समाज का जैव सिद्धांत प्रभावशाली ढंग से बल देता है? ऑप्शन है समाज एक सप्राण जैविक अवयव की तरह है, और बी है समाज मानव अवयव की तरह है नहीं है, और सी है समाज की इकाइयाँ अचर होती है, और डी समाज की प्रत्येक इकाई एक सुनिश्चित सार्वभौम प्रकार का निष्पादन करती है। ऑप्शन को अच्छे से पढ़िए फिर आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, समाज एक सप्राण जैविक अवयव की तरह है। नेक्स्ट है, समाज के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए। मध्यवर्गीय समाज, आदिम समाज, सामंती समाज, प्राचीन समाज। कार्ल मार्क्स के अनुसार इन समाजों का सही कालानुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा एक है? आंसर बताइए, कोड दे के आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन बी। मार्क्स ने अपनी पुस्तक जर्मन आइडियोलॉजी में समाज के विकास क्रम को आदिम समाज, प्राचीन समाज, सामंती समाज और मध्यवर्गीय समाज के रूप में बांटा है। बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके उदय हेतु प्रथमता इच्छा शक्ति का होना आवश्यक है? ऑप्शन है संदर्भ समूह, गेस्टरशेफ्ट, गेमिनशेफ्ट, गॉड समूह। पूछा गया किसके उदय हेतु प्रथमता इच्छा शक्ति का होना आवश्यक है? ऑप्शन देख के आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन बी, गेस्टरशेफ्ट। बी करेक्ट होगा। और टॉनिज ने गेस्टरशेफ्ट शब्द का प्रयोग सामाजिक संबंधों का बोध देने वाले सामाजिक समूह के लिए किया, जिसकी प्रवृत्ति अवैयक्तिक, अनुबंधात्मक तथा स्वार्थमय होती है। ऑप्शन बी राइट होगा।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर के मर्टन ने होपी के वर्षा नृत्य की चर्चा की है। मर्टन ने होपी के वर्षा नृत्य की चर्चा की है। ऑप्शन है अव्यक्त प्रकार के रूप में, सापेक्ष व्यंजन के रूप में, संदर्भ समूह के रूप में, व्यक्त प्रकार के रूप में। आंसर बताइए, सही आंसर क्या होगा? कोड देख के आंसर बताइए। ऑप्शन ए होगा, अव्यक्त प्रकार के रूप में। मर्टन ने होपी के वर्षा नृत्य की चर्चा अव्यक्त प्रकार के संदर्भ में की है। ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, ऐसा माना जाता है कि मोपला लोग निकाह के पश्चात कल्याणम का आयोजन करते हैं, यह द्योतक है। ऑप्शन है आत्मसात करण का, और बी पर संस्कृति ग्रहण का, और सी एकीकरण का, और डी विसरण का। कोड देख के आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन देख के आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी पर संस्कृति ग्रहण का। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेमिंग शब्द के लिए निम्नलिखित में से कौन सर्वश्रेष्ठ व्याख्या है? ऑप्शन है यह एक सुस्पष्ट सामाजिक संरचना वाला समाज है, और बी है यह मधुर संबंधों वाला छोटा समाज है, और सी है यह एक ऐसा समाज है जिसमें सर्वाधिक संबंध या तो वैयक्तिक है या पारंपरिक, और डी है यह एक ऐसा समाज है जिसमें जाति वर्ग का अंतर आता है। ऑप्शन दे के आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ममेरी बहन के साथ विवाह निम्नलिखित में से किसका एक रूप है? ममेरी बहन के साथ विवाह निम्नलिखित में से किसका एक रूप है? ऑप्शन ए प्रतिबंधित विनिमय, और बी ए प्रत्यक्ष विनिमय, और सी ए विच्छिन्न विनिमय, और डी ए सामान्यीकृत विनिमय। आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन सी विच्छिन्न विनिमय। सी करेक्ट होगा। ममेरी बहन के साथ विवाह को प्रतिबंधित विनिमय कहा जाता है। इरावती कवि के अनुसार चचेरे, मौसेरे, ममेरे, फुफेरे भाई बहनों के बीच शादी नहीं हो सकती है। सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, विवाह के प्रकारों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में बहुविवाह को निर्दिष्ट करता है? ऑप्शन है एक विवाह प्रथा और बहुपत्नी प्रथा, और बी है बहुपत्नी प्रथा और बहुपत प्रथा, सी बहुपत प्रथा तथा एक विवाह प्रथा, और डी एक विवाह प्रथा और द्विविवाह। ऑप्शन को अच्छे से पढ़िए फिर आंसर दीजिए। पूछा गया विवाह के प्रकारों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म बहुविवाह को निर्दिष्ट करता है? इसमें राइट होगा क्या? ऑप्शन बी बहुपत्नी प्रथा और बहुपत प्रथा। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, नातेदारी विषयक साहित्य में भ्रातृक बहुपत प्रथा भारत की विशेषता किस क्षेत्र में संबद्ध रही है? ऑप्शन ए पश्चिमी हिमालय क्षेत्र, बी केंद्रीय मैदानी क्षेत्र, और सी उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र, और डी गंगा का मैदानी क्षेत्र। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। नातेदारी विषयक साहित्य में भ्रातृक बहुपत प्रथा भारत की विशेषता किस क्षेत्र में संबद्ध रही है? राइट आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन ए पश्चिमी हिमालय क्षेत्र। ये करेक्ट होगा। भ्रातृक बहुपत प्रथा भारत के पश्चिमी हिमालय क्षेत्र से संबद्ध रही है। नेक्स्ट है, जिस सामाजिक समूह में व्यक्ति जन्म लेता है उसे निम्नलिखित में से किस एक रूप में निर्दिष्ट किया जाता है? ऑप्शन ए समाजीकरण का परिवार, और बी है प्रजनन का परिवार, और सी है पुनर्सृजन का परिवार, और डी अभिविन्यास का परिवार। ऑप्शन दे के आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन डी अभिविन्यास का परिवार। मर्डॉक ने दो प्रकार के परिवारों का उल्लेख किए हैं। कौन कौन से? जन्म मूलक या अभिविन्यास का परिवार, और दूसरा कौन सा है? प्रजनन मूलक परिवार। डी राइट होगा। नेक्स्ट है, कश्मीरी पंडितों ने कोटाम्ब और मातामल के बीच अंतर निर्दिष्ट करता है।
ऑप्शन ए गोत्रज एवं अपैतृक मातृबंधुओं के बीच अंतर को, और बी है जैविक एवं न्यायिक संबंधों के बीच अंतर को, और सी है प्राथमिक एवं द्वितीयक नातेदारों के बीच अंतर को, और डी है मौसी के परिवार और माता के परिवार के बीच अंतर को। आंसर बताइए, इसमें राइट आंसर क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन ए, गोत्रज एवं अपैतृक मातृ बंधुओं के बीच अंतर को। ए राइट होगा। फ्रेंड्स, इसमें जो है परिवार, मैंने कहा था कि परिवार को दो प्रकारों में किसने उल्लेख किया है? जन्म मूलक या अभिन्यास का परिवार, और दूसरा है प्रजनन मूलक परिवार। तो इसे वार्नर ने दो भागों में बांटा है। परिवार को वार्नर ने दो भागों में बांटा है, जन्म मूलक और प्रजनन, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन सी एक कोडाव की परिवार इकाई है? कौन सी एक कोडाव परिवार की इकाई है? घर, बिरादरी, चूल्हा, ओक्का। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन सी, चूल्हा। कोडाव की पारिवारिक इकाई क्या है? चूल्हा है। ओक्का कुर्ग की पारिवारिक इकाई है। ओक्का जो है कुर्ग की पारिवारिक इकाई है। सो फ्रेंड्स, आज की क्वेश्चन समाप्त हुई है। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, और जो बच्चे इस चैनल पर न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। और अपने प्रिपरेशन में लग जाइए अभी से, क्योंकि नवंबर में, अक्टूबर लास्ट या नवंबर फर्स्ट वीक में बिहार में बम्पर भर्ती आने वाली है। सो मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। गुड बाय एंड गुड नाइट।